वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन। हमने जो टॉपिक्स इससे पहले पढ़ चुके हैं उसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ पढ़े थे। एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ मोल्स के। जो हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ये हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, तब हमारे पास अगर आप नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी ये दो तीन बुनियादी बातें हैं जिनको तीन लॉज ने एक्सप्लेन कर दिया। बस फ़र्क ये था कि पहला वाला ये कह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, दूसरा वाला कह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर है, तीसरा लॉ ये कह रहा है कि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट हैं। उसने उसको मोल्स के साथ एसोसिएट कर दिया। अब जैसे ही हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो अगर आप देखें जनरल फॉर्म तो तीनों के पास वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ये वाला साइन भी कांस्टेंट है। इसके बाद हमारे पास आ गया 1/p भी आ गया, टी भी आ गया और एन भी आ गया। यानी ये तीनों चीज़ें जो है हमारे पास एक साथ इंटरलिंक हो जाती हैं। अब हम यही कहते हैं कि जब हम कंबाइन करेंगे इन तीनों लॉज को बाय कंबाइनिंग दीज लॉज, जैसे हम इन तीनों को कंबाइन कर रहे हैं हमारे पास वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आएगा, प्रेशर के आएगा। अगर हम गौर से देखें तो रिलेशनशिप अभी भी ख़राब नहीं हुआ। वॉल्यूम उसी तरह हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, वॉल्यूम उसी तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास टेम्परेचर के, और वॉल्यूम उसी तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। बस बात ये है कि ये तीनों किस फॉर्म में आ गए हैं, हमारे पास कंबाइन फॉर्म में आ गए। अब अगर हम इसको कंबाइन फॉर्म में देखते हैं तो हम इसको थोड़ा सा बेहतर भी कर सकते हैं। बेहतर से मुराद ये कि अगर मैं इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूँ तो ये हो जाएगा V=R NT/P। इसको और बेहतर किया जा सकता है अगर हम PV को एक तरफ ले आएँ और NRT हमारे पास एक तरफ आ जाए। ये बुनियादी तौर पे जो R है, ये R हमारे पास क्या कहलाता है, ये R हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट कहलाता है। जनरल गैस कांस्टेंट की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं जो भी हम आगे चल के ड्राइव करेंगे, लेकिन अगर हम इसकी एक जनरल बात देखें, ज़्यादातर जो हमारी किताब में इस्तेमाल होता है वो होता है 0.0821 atm/dm³ पर मोल इंटू कैलविन। यानी atm/dm³ पर मोल इंटू कैलविन, ये हमारे पास इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो हमारे पास इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अगर हम इसको दोबारा से देखें तो हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये वैसे ही रहा। वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वैसे ही रहा। बस ये आर हमारे पास आ गया। ये जो आर है ये हमारे पास कहलाता है जनरल गैस कांस्टेंट। अच्छा, इसके अंदर अब दो चार बातें और भी हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग एक तरफ आर को ले आएँ, यानी अगर इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूँ PV=NRT, और अगर मैं सिर्फ एक तरफ R को ले आऊँ तो मेरे पास एक तरफ R आ जाएगा, एक तरफ आ जाएगा PV/NT। और अगर मैं इसके अंदर वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करवा दूँ और ये बोल दूँ कि नंबर ऑफ़ मोल्स 1 रखे हुए मैंने एक पर्टिकुलर गैस के लिए, तो R वैसे हो जाएगा PV/N की जगह 1 और यहाँ पे आ जाएगा T, तो PV/T आ जाएगा। अब क्या होगा, गौर से देखें, अगर मैं इसको देखूँ तो ये हो जाएगा P1V1/T1 = P2V2/T2। ये मैंने क्या किया, बुनियादी तौर पे मैंने एक ही जनरल गैस कांस्टेंट लिया है और उसको कंपेयर किया इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ से। इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ से कंपेयर करने का मतलब क्या है, इसको ज़रा देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आप स्टूडेंट्स को। गौर से देखें, ये R वैसे ही रहा, मैंने इनिशियल लिया तो P1V1/T1 और ये भी R वैसे ही रहा, ये हमारे पास आ जाएगा P2V2/T2। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास दो अलग अलग वैल्यूज़ आ गई हैं। यानी पहले आपके पास गैस का जो प्रेशर था वो P1V1/T1 था, फिर P2V2/T2। हमने जैसे दोनों को मर्ज किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन फॉर्म हो गई P1V1/T1 = P2V2/T2। और सिमिलरली अगर हम इसको n मोल्स पे अप्लाई कर दें तो PnV1/Tn के इक्विवेलेंट आ जाएगी ये पर्टिकुलर वैल्यू। तो इस तरह से हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन एक ख़ास हद तक क्या हो सकती है, ड्राइव हो सकती है। में दो बातें भी हैं कि ये आर कोई एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकती है और इसके अंदर मज़ीद कुछ अपग्रेडेशन करी आने वाले लोगों ने, उसको भी हम देख सकते हैं। अब स्टूडेंट हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो एक हमारे पास आसान सा न्यूमेरिकल है, अगर इसकी टर्मिनोलॉजीज़ आपको समझ में आ जाए। कहते हैं लाफिंग गैस N2O एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 820 टॉप प्रेशर ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 10.32 dm³। कहता है एक लाफिंग गैस है जिसका हमें टेम्परेचर बताया गया है, और कितना टेम्परेचर बताया गया है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर,
और कहते हैं इसका जो प्रेशर है वो हमारे पास कितना है, वो है हमारे पास 820 टॉर। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं तो कहा जाता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है 10.32 DM³ अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है वॉल्यूम। एक वॉल्यूम दिया हुआ है तो ये V1 होगा, एक वॉल्यूम निकालना है तो ये V2 होगा। तो इसी तरीके से जो टेम्परेचर और प्रेशर दिए गए होंगे ये तमाम वैल्यूज़ 1 1 दी होंगी, इनिशियल वैल्यूज़ दी गई होंगी। कहते हैं कैलकुलेट द वॉल्यूम इट विल ऑक्यूपाइड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है 760 टॉर या फिर 1 ATM। क्योंकि सवाल में टॉर में दिया हुआ है, मैं ATM में कन्वर्ट नहीं कर रहा, टॉर में ही रखेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ पे R अप्लाई हो जाएगा 0.0821 ATM DM³ पर मोल इंटू केल्विन, वहाँ पे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्या होगा, सबसे पहला काम तो टेम्परेचर को ठीक कर लें। टेम्परेचर हमारे पास है 30 में हम ऐड करेंगे 273। जैसे ही 273 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 303 केल्विन। तो 303 केल्विन टेम्परेचर आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, प्रेशर भी आ गया, ये आ गया T2 फाइनल टेम्परेचर और P2 फाइनल प्रेशर। निकालना क्या है, V2 निकालना है, यानी फाइनल वॉल्यूम हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे P1V1/T1 इज इक्वल्स टू P2V2/T2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, अब ज़रा गौर से देख लें। सबसे पहली तो बात है P1 हमारे पास कितना है, P1 है हमारे पास 820। V1 हमारे पास कितना है 10.32 डिवाइडेड बाय T1 हमारे पास कितना है, T1 है 303 इज इक्वल्स टू P2 हमारे पास कितना है 760। इसके फ़ौरन बाद है V2 हमें कैलकुलेट करना है और T2 हमारे पास है 273। अब करेंगे कुछ भी नहीं, ये 273 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, हमें फाइनली V2 निकालना है। अब V2 कैसे निकलेगा, ज़रा गौर से देखेंगे, हो जाएगा 820 10.32, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 273 इंटू हमारे पास 303 वैसे ही है और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा 760। तो अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा और इसका जो फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 10.03 DM³। क्योंकि हमारे पास सवाल में भी वॉल्यूम DM³ में दिया हुआ था, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो भी हमारे पास किस फॉर्म में आएगा, DM³ की फॉर्म में आएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो सवाल है ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ DM³ सॉल्व हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह के हमारे पास और भी सवालात हो सकते हैं जिसमें P1 V1 कोई एक वैल्यू मिस कर दें, लेकिन हमें फार्मूला अगर याद है दिस वन, तो हम बड़े आराम से इस पूरे सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ R, ये जो जनरल गैस कांस्टेंट है, इसकी कुछ वैल्यूज़ भी होती हैं। इनकी वैल्यूज़ को हम किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, जब R जो है वो हमारे पास जो प्रेशर है उसकी वैल्यू को अगर मैं ATM में लूँ यानी एटमॉस्फेयर में और वॉल्यूम में लूँ, अगर एटमॉस्फेयर में लूँगा तो प्रेशर ले लूँगा 1 ATM, वॉल्यूम में लूँगा 22.4 DM³, नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे 1, टेम्परेचर आ जाएगा 273 केल्विन। अच्छा, अब क्या होता है ज़रा गौर से देखें, यहाँ पे आएगा हमारे पास PV इज इक्वल्स टू nRT। मुझे R की वैल्यूज़ निकालनी है, R वैसी रहेगा PV/NT। अब क्या हो जाएगा, R जो जनरल गैस कांस्टेंट है, प्रेशर की वैल्यू हमारे पास है 1, वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 22.4, नंबर ऑफ़ मोल की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1 और टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 273। अब स्टूडेंट जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22.4 डिवाइडेड बाय 273। अब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 0.0821। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ATM DM³ पर मोल इंटू केल्विन। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ जो आपने 1 का यूनिट इस्तेमाल किया है वो ATM किया हुआ है। सिमिलरली जब हमने यहाँ पर 22.4 पुट किया है तो वो DM³ पुट किया है। इसका जो यूनिट है वो हमने मोल पुट किया और इसका जो यूनिट है वो हमने केल्विन पुट किया। तो इसी वजह से ये जो हमारे पास फाइनल बनता है ये 0.0821 ATM DM³ पर मोल इंटू केल्विन, ये हमारे पास फाइनल R की जो वैल्यू है वो फॉर्म हो जाती है। सिमिलरली अगर हम इसका कोई दूसरा यूनिट इस्तेमाल करना चाहें तो बिल्कुल वो भी अप्लाई किया जा सकता है। हम आगे उसकी तरफ मूव करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास R की वैल्यू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो और वॉल्यूम की वैल्यू ऐसा ही सिस्टम में हमें दे दी जाए,
यानी एसआई सिस्टम का मतलब ये कि हमें मीटर क्यूब में दे दी जाए, तब क्या होता है, तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रेशर की वैल्यू 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगी, वॉल्यूम की वैल्यू 0.0224 मीटर क्यूब हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल 1 मोल हो जाएगा और टेम्परेचर कितना हो जाएगा 273। इसको तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तरीक़ेकार वैसे ही है जैसा पीछे हमने अप्लाई किया। पी वी इज़ इक्वल्स टू एन आर टी, आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, पी वी अपॉन एन टी हो जाएगा। अब आर हमारे पास वैसे ही रहेगा, प्रेशर की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 101,325, वॉल्यूम की जो वैल्यू है 0.0224, नंबर ऑफ़ मोल हमारे पास 1 मोल हो जाएगा और टेम्परेचर हमारे पास कितना हो जाएगा 273 केल्विन हो जाएगा। जैसे ही हम इस पूरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 8.31। अब आप इसकी यूनिट्स को अगर आप देखें, मैं इसके यहाँ पे आपको करवा के भी दिखाता हूँ, बहुत आसान है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आ गया और यहाँ पर आ गया मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय आपके पास मोल और केल्विन। अब क्या होता है, मीटर स्क्वायर से ये कैंसिल, मीटर क्यूब क्या ख़त्म हो जाएगा, सिंपल मीटर बच जाएगा। तो न्यूटन पर मीटर इंटू मोल इंटू केल्विन, तो ये बन गया न्यूटन मीटर पर मोल इंटू केल्विन। अब क्या करेंगे, अब हमें इसके अंदर एक तो यहाँ तक सॉल्व हो गया, वैल्यू आपके पास सॉल्व हो गई, आंसर आ गया। इसको हम कैलोरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि न्यूटन मीटर जो है वो हमारे पास जूल के इक्विवेलेंट होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा R इज़ इक्वल्स टू 8.31 जूल पर मोल इंटू केल्विन। तो ये आ गया जूल पर मोल इंटू केल्विन। एक चीज़ हमारे पास ये भी आ गई। एक और चीज़ हो सकती है, अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लूँ, एक कैलोरीज हमारे पास किसके बराबर होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू है 4.184 जूल के बराबर होती है। अब अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करना चाहें तो बड़ी आराम से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल हम लोग इस 8.31 को डिवाइड कर देंगे 4.184 से, और से देखें ये हो जाएगा 8.31 डिवाइडेड बाय 4.184, और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे 4.184 को, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, और वो आंसर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1.99 कैलोरीज पर मोल इंटू केल्विन, यानी कैलोरीज पर मोल इंटू केल्विन के बराबर आ जाएगा हमारे पास आर, यानी जनरल गैस कांस्टेंट। तो दोनों वैल्यूज़ इस्तेमाल हो सकती हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो हमारे पास 0.0821 इस्तेमाल होता है। इसकी वजह ये हमारे ज़्यादातर सवालात उसी सेम पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कभी कभार हमें डेंसिटी ऑफ गैस निकालने के लिए कहा जाता है। पी वी इज़ इक्वल्स टू एन आर टी से आप डेंसिटी ऑफ गैस भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। पी वी इज़ इक्वल्स टू एन आर टी लिखा आपने सबसे पहला काम। उसके बाद अगला काम क्या किया, पी वी वैसे ही रहने दिया, एन की जगह पे आ गया मास अपॉन मोलर मास इंटू आर टी। ये मोलर मास वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पी एम इज़ इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम इंटू आर टी। अब क्या हो जाएगा, ज़रा गौर से देखें, ये मास अपॉन वॉल्यूम है। मास अपॉन वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है, डेंसिटी के इक्विवेलेंट होता है। तो ये हो जाएगा पी एम इज़ इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू आर टी, और डेंसिटी हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, पी एम अपॉन आर टी के बराबर आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास डेंसिटी क्या हो गई, सॉल्व हो गई, और हम इसको डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। डेंसिटी किसके बराबर आ जाती है, पी एम अपॉन आर टी के। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक सवाल इसके जैसा कर लेते हैं। कह रहे कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर व्हेन द गैस इज कन्फाइंड इन द सिलेंडर एट 1.54 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑक्सीजन गैस है और हमें ऑक्सीजन गैस का जो टेम्परेचर अलॉट किया गया है वो कितना बताया गया है, टेम्परेचर बताया जा रहा है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर जो है वो कितना बताया जा रहा है 1.5 ATM। और क्या कहा जा रहा है हमसे, और ये कहा जा रहा है कि हम डेंसिटी निकाल के दिखा दें, रिक्वायर्ड है डेंसिटी। हमें मोलर मास जो है ऑक्सीजन का वो पहले से याद है, वो हमारे पास कितना होता है 32 AMU होता है। आप AMU लिखें या 32 ग्राम पर मोल लिखें, बात एक ही है। ग्राम पर मोल लिखना इसलिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हम डेंसिटी निकाल लें तो उसी हिसाब से उसका यूनिट सेट हो जाएगा। किस तरह सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगा दें कि डेंसिटी किसके बराबर है, डेंसिटी बराबर है PM अपॉन RT के। अब क्या होगा, अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास आ गया डेंसिटी P किसके बराबर है, प्रेशर 1.54, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास बराबर हो जाएगा 32 के, R की वैल्यू हमारे पास 0.0821 पुट हो जाएगी। टेम्परेचर में मसला है,
मसला ये है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, केल्विन में। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। 45 में आप ऐड करेंगे 273, तो जैसे ही आप 45 में 273 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 318 केल्विन। तो ये हो गया 318। पूरा सॉल्व करेंगे तो जैसे हम इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 1.889 ग्राम पर DM³ आप देख सकते हैं ये हमारे पास डेंसिटी सॉल्व हो गई। 1.889 ग्राम पर DM³ ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। यानी अब आसान अल्फाज में हम ये कहें तो आइडियल गैस इक्वेशन तीनों गैस लॉस को मर्ज किया गया। उससे P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2 आया, और उसी से PV इज इक्वल्स टू NRT से ही D इज इक्वल्स टू PM अपॉन RT आ गया। मुख्तलिफ़ केसेस हैं, जैसा हमारे पास केस होगा उसको हम उसी बेसिस के ऊपर क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उसी बेसिस पे हम इसको एनालाइज कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास पेपर्स, इन सब चीजों के MCQs के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।